नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा को मात दी। पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी टीएमसी को जीत हासिल हुई है। यहां बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी उम्मीदवार को 20,228 वोट से हराया। बिहार की बात करें तो बोचहां विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान जीते हैं। उन्होंने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,763 वोट से हराया। महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जाधव जयश्री ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,307 वोट से हराया। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट से भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे है। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और ये बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं। ममता बनर्जी की शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी जीत जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल क्वेश्चन, कमी तो रह गई डेफिनेटली, नहीं तो ये तो रिजल्ट नहीं होता। तो ये कमी को आइडेंटिफाई करके आने वाला दिन में और अच्छी तरह से काम करना, यही हमारा डिटर्मिनेशन है, ये हमारा संकल्प है और पार्टी का भी संकल्प है। कुछ ना कुछ तो शॉर्टकमिंग डेफिनेटली होगा, इसीलिए आज ये रिजल्ट हुआ है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये रिगिंग हुआ, वो उधर वो किया, वो हो सकता है कुछ हुआ रिगिंग इधर उधर, लेकिन सेंट्रल फोर्स बहुत अच्छा काम किया है। हम सेंट्रल फोर्स को सल्यूट करते हैं और ये जो वर्डिक्ट है ये साधारण पब्लिक के वर्डिक्ट है बोल के हम ये मान लेते हैं। और आने वाला दिन में और जील के साथ पब्लिक के साथ रास्ते में उतर के ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम करेंगे और संगठन को थोड़ा और मजबूत करना है। वफादार सैनिक हूँ मैं, जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ। जो 20,000 से ऊपर वोट से जीतना जो है, ये जीत मैं ममता दीदी को, तृणमूल कांग्रेस की संगठन को, और इनका जो गुरूर है, बीजेपी की जो गुरूर है, जो बंगालियों को छोटा दिखाने का, उनके ऊपर जो है दूसरे लोगों को बिठा देना, उनको छोटा करना कि उनका कोई हक नहीं है। मैं अपनी बात भी नहीं करूँ, मेरे से भी अहलूवालिया जी हैं और सीनियर नेता है, कोई मोदी जी के कैबिनेट में जाने का कोई काबिल नहीं है। ये सब चीज़ जो उन्होंने किया है, बहुत बड़ा जो है जवाब तमाचा पब्लिक ने मारा है। और उपचुनाव के नतीजों में जीत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर मतदाताओं का धन्यवाद किया। ममता ने ट्वीट कर कहा कि आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा के मतदाताओं का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को इतना निर्णायक समर्थन दिया। हम मानते हैं कि जनता ने नववर्ष पर हमारे मां माटी मानुष के संगठन को सौगात दी है। हमें फिर से विश्वास जताने के लिए मतदाताओं को सलाम। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बोचहां की जीत के बाद बयान आया है। बिहार के बोचहां के जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार तथा अवसरवादी एनडीए ठगबंधन में शामिल 4 दलों की जन विरोधी नीतियों व अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय कार्य किया है।
उधर मणिपुर में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। एन बीरेन सिंह सरकार में 6 नए मंत्री शामिल किए गए। इनमें से 6 बीजेपी के हैं और एक सहयोगी दल एनपीएफ का है। इसके साथ ही राज्य में अब मंत्रियों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। बीजेपी के जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनके नाम हैं एच डिंगो सिंह, एल हाउकिप, डॉक्टर सपन रंजन सिंह, बसंता सिंह और एल सुसिंद्रो मीटियो शामिल हैं। एनपीएफ से खासिम वसूम मंत्री बनाए गए हैं। 12 सदस्यों के मंत्रिमंडल में अब बीजेपी के 10 और एनपीएफ के 2 मंत्री हो गए हैं। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द किया है। साथ ही विशेष सीबीआई अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी है जिसमें सीबीआई निदेशक को आकार पटेल से लिखित माफी मांगने के लिए कहा गया था। मुकेश सिंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये कौन सा मामला था जिसको लेकर ये लुकआउट नोटिस जारी हुआ, फिर ये पूरा स्पेशल कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट कई जगह पर ये मामला चला? देखिए, आरोप ये है कि जब आकार पटेल एमनेस्टी इंडिया के जो भारत के प्रमुख थे, उस समय जो विदेशी फंडिंग हुई, जो विदेश से पैसा आया, उस पैसे में गड़बड़ी के आरोप हैं और एफसीआरए का उल्लंघन का ये मामला है। इसी को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था और आकार पटेल को ये मालूम नहीं था कि उनके विदेश जाने पर सीबीआई ने पाबंदी लगा दी है और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकला हुआ है। जब वो बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर जब वो विदेश जा रहे थे तो उनको वहां पर रोक लिया गया और ये कहा गया कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के तहत कोई भी देश नहीं छोड़ सकता है। इसके बाद आकार पटेल लोअर कोर्ट गए। लोअर कोर्ट में जो फैसला आया उसमें कहा गया कि आकार पटेल के खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है उसको सीबीआई तुरंत वापस ले और सीबीआई डायरेक्टर इसके लिए खुद माफी मांगे। लेकिन जो सीबीआई की टीम है वो इसके खिलाफ जो सेशंस कोर्ट है, जो विशेष सीबीआई कोर्ट है, वहां पर उसने अर्जी दी और उस मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि आकार पटेल के खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है उसको सीबीआई तुरंत वापस दे। और हालांकि राहत वाली बात यह है सीबीआई के लिए कि सीबीआई के डायरेक्टर को अब आकार पटेल से माफी नहीं मांगी होगी। इसको इस पर जो है जो विशेष सीबीआई कोर्ट है उसने रोक लगा दी है। लेकिन आकार पटेल के लिए भी राहत की बात यह है कि अब वो विदेश जा सकते हैं और उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस सर्कुलर जो जारी किया गया था उसको वापस लेने के लिए कहा गया है। जी मुकेश, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे क्या जिस तरह से लुकआउट नोटिस जारी किया गया उसको लेकर भी कुछ विशेष अदालत ने कहा है? देखिए, जो पूरा ऑर्डर है वो डिटेल में नहीं मिला कि अदालत ने क्या क्या टिप्पणी की है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है वो यही मिली है कि सीबीआई डायरेक्टर को राहत मिली है माफी मांगने से और आकार पटेल को राहत मिली है कि उनके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर है वो वापस दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों को राहत मिली है। लेकिन बाकी जो डिटेल में चीजें हैं ऑर्डर में वो क्या क्या हैं ये ऑर्डर आने के बाद ही पता चल पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आकार पटेल को बाहर जाने से एयरपोर्ट पर रोका गया था, तब जाकर उन्हें पता चला था कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है जिसे अब स्पेशल अदालत ने निरस्त कर दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस से जुड़ी खबर आ रही है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होकर काम करें, सलाहकार के तौर पर नहीं। प्रशांत किशोर ने आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक योजना बनाई है और इस योजना पर कांग्रेस का एक पैनल विचार करेगा। 1 हफ्ते में पैनल अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजेगा। Actually, I told Congress, Prashant Kishore has made a presentation, detailed presentation for 2024 election strategy. It needs some detailed discussion. Therefore, Congress President will set up a small group to discuss this entire presentation. That group will submit their report within a week time for a final decision.
So will he be working in the Congress party as a strategist, or he will be joining the Congress? Every details will be informed within a week time. और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी बहुत बूढ़ी हो चली है। कांग्रेस पार्टी अब वृद्ध अवस्था में है, अब उनका समय समाप्त होने की ओर आ गया है और अब कांग्रेस पार्टी इस देश को विकल्प नहीं दे सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को कोई शख्स चुनौती दे सकता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ना ही कोई भविष्य और ना ही कांग्रेस भारत के लोगों को कोई भविष्य दे सकती। कांग्रेस इज लाइक अ डेड हॉर्स। देयर इज नो पॉइंट फ्लॉकिंग अ डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को आप जितनी मर्जी उठाने की कोशिश करें वो उठेगा नहीं, तो करने दीजिए कोशिश। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि सूबे में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली योजना लागू हो जाएगी, जिसके तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यानी 2 महीने के बिल के हिसाब से 600 यूनिट मुफ्त बिजली हर घर को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव में सबसे पहला वादा यही किया था। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। पंजाब में सरकार बनने के 1 महीना पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने देने की घोषणा की। भगवंत मान के मुताबिक सामान्य श्रेणी के लोगों को 2 महीने में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर पूरा बिल देना होगा। SC, BC, BPL स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके लिए राहत की बात यह होगी कि 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर बस अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा। 2 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं का 31 दिसंबर 2021 तक का बिल माफ कर दिया जाएगा। किसानों को खेती के लिए बिजली पहले की ही तरह मुफ्त मिलती रहेगी। व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली के रेट भी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सबको पता ही था कि ये योजना लागू हो जाएगी मुफ्त बिजली, क्योंकि दिल्ली में भी दे रखी है। शुरुआत में ही जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो यहाँ पर भी शुरुआत में जो घोषणा हुई थी उनमें मुफ्त बिजली की घोषणा थी। लेकिन जो बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है वो है कि 24 घंटे बिजली जो है वो मुफ्त कैसे मिलेगी। तो इसके बारे में जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बना दिया जाए कि हर गांव, हर कस्बे में जो बिजली है वो 24 घंटे आए, क्योंकि जब 24 घंटे बिजली मिलेगी तभी असल में जो बिजली मुफ्त मिल रही है इसका पूरा जो आनंद है वो आम लोग ले पाएंगे। मुफ्त बिजली का वादा अरविंद केजरीवाल का पहला चुनावी वादा था, जिसको केजरीवाल की पहली गारंटी का नाम दिया गया था। इसकी घोषणा होने पर केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। 1 ही महीने के अंदर हमने पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार योजना का लाभ सभी को समान रूप से दे। मैं समझना कि अद्धा अधूरा फैसला है। हुण कहंदे आ कि जे जर्नल दे लोग 300 यूनिट तो 301 यूनिट हो जाएगा उन्हां दा ते असीं सारी वसूली कर लांगे। हुण भाई पहले चौकीदारी करन लोकी मीटरां ते बह के कि कदों 301 किते ना हो जाए साडा। ये मैं समझना कि फैसला वाजिब नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने 3 रुपये यूनिट घटाया सी ते सब दा घटाया ना, ते तुसीं जे माफ करना है तो सब नूं माफ कर दो 3 रुपये 300 यूनिट। पंजाब सरकार ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर प्रस्तावित जुलूस को प्रशासन ने कई शर्तों के साथ अनुमति दी है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने भोपाल के डीसीपी रियाज इकबाल से इस बारे में बात की है। ये जुलूस तो परंपरागत रूट है और इसमें सालों से जुलूस निकलते आ रहे हैं, इसीलिए प्रशासन ने इसमें अनुमति दे दिया क्योंकि वो सालों से चलता आ रहा है। अभी वर्तमान हालत तो देखते हुए जो भारत की अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं हुई उसको देखते हुए और सोशल मीडिया में कुछ जो मैसेजेस चल रहे थे उसको देखते हुए हमने थोड़ा सा गंभीरता से इसको देखा है। तो कंडीशंस भी जब इनको दिया गया है पूरे शर्तों के साथ में, करीब 10-11 शर्तों के आधार पर इस जुलूस को दिया गया है कि कितने बजे निकलेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुक नहीं सकता, क्या वो कैरी करेंगे, कितने गाड़ी मैक्सिमम हो सकता है, ये सारी चीज़ें पहले से तय है। कुछ जैसे तलवार, त्रिशूल वगैरह जो जुलूस में उनको अलाउ किया गया? नहीं, इस बार हथियारों को अलाउ नहीं किया है। केवल पर जो गाने वाने बजेंगे उसको लेकर लिस्ट कुछ है? हाँ, इसका उनसे एफिडेविट लिया है कि कौन से गाना है, उस गाने को पुलिस की पार्टी ने भी सुना है, उसको सत्यापन करके दिया है कि यही गाने जो है जुलूस में बजेगा। तो सर आगे जो मंगलवार, बुधवार है, इतवार, सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, थोड़ा हम अनयूजुअल सा काम देख रहे हैं इन एरियाज में, तो कुछ आप लोगों को कुछ इनपुट्स मिले हैं क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पिछले लगातार 3 दिन से हमारा काम यही था कि दोनों कम्युनिटी के लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, जो भी नेता है, सामुदायिक नेता है, उनसे बात कर रहे हैं, गणमान्य नागरिक है उनसे बात कर रहे हैं। तो आगे जितने रूट में भी जो बड़े बिल्डिंग है वहाँ के सारे रहवासियों से भी हमने बात किया, दुकानदारों से हमने बात किया, तो सबकी सहमति है, सबकी ये है, सब लोग सहयोग करेंगे। कुछ हाई राइज पर पुलिस वालों की तैनाती, ड्रोन वगैरह से कुछ मैपिंग की आप लोगों ने? सारे हाई राइज बिल्डिंगों में जो जहाँ आई टू आई साइड में हमने उसमें जवान हमारे तैनात किया है, वीडियोग्राफर भी तैनात है। पूरे जो रास्ते में सीसीटीवी कैमरा हमने लगा दिया, प्राइवेट भी है, सरकारी जो नगर निगम के और पुलिस के भी जो सीसीटीवी कैमरा है, कंट्रोल रूम उसकी निगरानी कर रहा है। 2 जो ड्रोन है आगे और पीछे चलेगा और दोनों ड्रोन जो है पूरे जुलूस को कवर करेंगे और आसपास के एरिया को भी देखेंगे कि कोई इशू तो नहीं। और जुलूस में जितने भी लोग हैं उनके 5 वीडियोग्राफर हैं, उनका लगातार वीडियोग्राफी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जुलूस में आ रहा है उनका एक बार उनका चेहरा जो है वीडियो में हम लगातार ले रहे हैं। तो ये पूरी दोनों रूट के साइड में रहने वाले लोग और धार्मिक स्थल के जो भी वहाँ के मुखिया हैं उनसे भी हमने बात कर लिया है, तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ जगह पे दूसरे समाज के लोग जुलूस का स्वागत भी कर रहे हैं, मतलब स्वागत मंच भी बनाया है। तो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मार्च में जो उसके बाद थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। कितने पुलिस वालों की? बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, तीनों जगह के मिला के करीब 500 से ज़्यादा पुलिस वालों को हमने लगाया है। ज़्यादातर इस जुलूस में सबसे ज़्यादा लगाया है। QRF पार्टीज भी संवेदनशील एरिया में अलग से हमारे QRF की जो पार्टीज है उसको भी तैनात किया गया है। निगरानी के लिए जो सोशल मीडिया की निगरानी के लिए हमारे एक साइबर का टीम अलग से काम कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था, पूरी नज़र हम लोग रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस साल सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा है और आटा मिल के बाहर गेहूं बेचने वालों की कतार लगी है। किसान आटा मिल के बाहर कतार लगाकर क्यों गेहूं बेच रहे हैं, देखिए बागपत से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मैं इस वक्त बागपत पर हूं और आप देख सकते हैं कि ये बागपत की रोड है खेखड़ा कस्बे की, और यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। गेहूं बेचने वाले जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्राली के समेत यहाँ पर आए हुए हैं, और ये फ्लोर मिल है जो कि एक निजी कंपनी की फ्लोर मिल है। तो यहाँ पर ये लोग गेहूं देने के लिए आए हुए हैं। ये सारे किसान हैं बागपत के। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकारी खरीद केंद्र में इनको क्या दिक्कतें होती हैं और यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्या इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। चाचा ये बताओ कि आप तकरीबन मैं देख रहा हूँ ट्रॉली में 30-35 कुंटल आप लेकर आए हो गेहूँ, तो सरकारी खरीद केंद्र में क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आप लेकर आए हैं? पिछली बार साहब सुबह गया था, 5 दिन में 1 ट्रॉली तो ले देगा अनाज। अच्छा। और अब का तो पता नहीं होगा भाई, यहाँ ठीक मिल रहा पैसा, 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ आपका मतलब 2-3 घंटे में ये ले लेंगे आप? 3 या 4 घंटे में हमारा ले लेंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि इस बार ज्यादा पैसा मिल रहा है गेहूं के किसानों को, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और थोड़ा ज्यादा आपको 2200, 2300, 2400। अच्छा, 2010, 2015, 20 बस यही है, यही रेट है। लेकिन सरकारी खरीद केंद्र में अभी भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। परेशान हुआ 2000 का रेट मिले, 20 वे ले लें लेबर वाले। अच्छा, यहाँ 20 तो मिल रहे हैं, 20 भी लेबर वाले ले लें। और क्या दिक्कत होती है? जो गेहूँ किसान वे लेबर भरे हैं, उसको जो सकेर बखेरे हैं उसे सारी को अपनी दौर संगवा ले।
किसान का गेहूं को अपने दौर डाल लें, बटला कर लें बस। तो ये आप देखिए कि निजी जो व्यापारी हैं, जो फ्लोर मिल हैं, वो लगातार जो है वो गेहूं खरीद रहे हैं। और इस बार तमाम सारी चर्चाएं ये भी हैं कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें तमाम सारे लोगों का ये कहना है कि गेहूं अगर थोड़े दिन तक भंडारण किया जाता है तो हो सकता है और ज़्यादा रेट मिले। लेकिन जो ऐसे किसान हैं जो 30-35 बीघे जिनके पास में खेत है, वो बहुत ज़्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो इसी की वजह से आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्राली बड़ी तादाद में लेकर और निजी व्यापारियों को गेहूं अपना बेच रहे हैं। अगर सरकारी खरीद केंद्र में बढ़िया बेहतर सुविधाएं मिलती तो शायद यहाँ पर निजी व्यापारियों के यहाँ पर गेहूं बेचने वालों की इतनी लंबी कतार न लगती। बागपत से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में बारामूला के पट्टन इलाके में आतंकवादियों ने एक और सरपंच की उसके घर के पास ही घात लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने सरपंच मंजूर अहमद के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें वो पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करने वाले हैं। लेकिन इस बीच 1 महीने के दौरान ये किसी जनप्रतिनिधि की चौथी हत्या है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का पहला ये राजनीतिक दौरा है। राज्य में जल्द ही परिसीमन के बाद चुनाव कराने की तैयारी है। और इस बारे में कुछ ही देर पहले हमने बात की हमारे संवाददाता नजीर मसूदी से। जो सरपंच है गोशीबुक गांव के पट्टन में जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कल शाम को उससे नामालूम जो आतंकियों ने मार डाला, उस पे नजदीक से गोलियां चलाई। और ये पहला वाक़ा उस इलाके में, क्योंकि वो ज्यादातर कहें तो मिलिटेंसी मुक्त है वो इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना हुई। और पिछले 6 हफ्तों में ये चौथा वाक़ा है जब पंचायत मेंबर को इस तरह मारा गया। बाकी वाक़ा जो 3 इंसिडेंट थे वो साउथ कश्मीर में हुए। लेकिन इस तरह लग रहा है कि इस तरह जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पंचायत मेंबर किस तरह मिलिटेंसी और मिलिटेंटों के निशाने पे हैं, क्योंकि वो जमहूरियत, लोकतंत्र का साथ देते, हिंसा का साथ नहीं देते। इसीलिए शायद हजारों लोग कश्मीर में जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको मारा गया, लीडर्स को मारा गया। पॉलिटिकल पार्टीज ने जितनी यहाँ कुर्बानियां दी है शायद ही किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, मुल्क में या कहीं भी दी है, क्योंकि जमहूरियत के लिए खड़ा होना उनको अपनी जिंदगियां भी देनी पड़ती है यहाँ कश्मीर में। और यहाँ हमने देखा कुछ अरसे से यहाँ टारगेट अटैक्स जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे वो जो माइनॉरिटीज के लोग हैं। एक कश्मीरी पंडित को जख्मी किया गया, एक और शख्स सतीश कुमार सिंह को 2 दिन पहले मारा गया। और लेकिन जो पंचायत मेंबर है लगातार मुसलसल टारगेट अटैक्स के निशान बन जाते हैं। और कल मंजूर अहमद लेटेस्ट विक्टिम है इस टारगेट अटैक्स के, और चौथा सरपंच है जिसको मारा गया पिछले 6 हफ्तों में। और ये सब कुछ हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि अब 24 तारीख को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के पहले राजनीतिक दौरे पे आ रहे हैं 2019 के बाद, और उसमें वो पंचायत मेंबरों से खिताब करें। और हम देख रहे हैं कि पंचायत मेंबर ही यहाँ आतंक का निशाना बन रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जमहूरियत का साथ दे रहे, जमहूरियत की साइड में है, हिंसा के मुखालफत में है। और इस तरह लगातार लोग यहाँ हिंसा के खिलाफ जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं। दंगे खत्म हो जाते हैं, निशान रह जाते हैं। वो निशान बड़वानी में शहबाज, फकरू और रऊफ के घर में भी मिलेंगे, जो हत्या की कोशिश के मामले में महीने भर से जेल में बंद हैं, फिर भी दंगों के आरोपी बन गए हैं। वहीं 16 साल का शिवम भी है जो वेंटिलेटर पर मौत से लड़ रहा है। ठीक होता तो बहन की शादी में शामिल होता, लेकिन फिलहाल अस्पताल के बिस्तर पर है। सेंधवा में जोगवाड़ा रोड पर यह शहबाज का घर है, जिसके एक हिस्से पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। शहबाज, फकरू और रऊफ 11 मार्च से जेल में बंद हैं, लेकिन 10 अप्रैल को वो जेल से बाहर आए, दंगों में शामिल हुए, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल जलाई, फिर जेल चले गए। कम से कम बड़वानी पुलिस की बातों से तो ऐसा ही लगता है। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को 2 दोपहिया वाहनों को आग लगाने के आरोप में जिन तीनों पर मामला दर्ज किया गया है, उनकी पहचान शहबाज, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है। वैसे तीनों पर
5 मार्च को अपने पड़ोसी सिकंदर अली पर गोली चलाने के आरोप में धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। 11 मार्च को वो गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। बड़वानी पुलिस ने रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव और उसके बाद भड़के दंगों में अब तक 14 FIR दर्ज की है। उसी में से एक FIR ये भी है। हैरत की बात यह है कि जिस पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था, दंगों का मामला भी उसी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। 11 मार्च को बड़वानी के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके कहा था कि रऊफ, शहबाज और फकरू ने सिकंदर अली नाम के अपने पड़ोसी पर गोली चलाई है और इसी आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से तीनों आरोपी जेल में ही हैं। तो हम पता लगाएंगे विवेचना में, जो आप बता रहे जेल में है तो उसमें जेल अधीक्षक से जानकारी लेंगे कहाँ पर जेल में उनकी रिहाई हुई थी, उसके आधार पर आगे विवेचना जारी रहेगी। वो विवेचना को इसे उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर अभी मामला दर्ज किया गया था तो किस आधार पे? मामला फरियादी के द्वारा बताए अनुसार किया गया है। मेरा बच्चे का तो कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, वो तो अंदर था। ये पुलिस ने पूछना चाहिए उस पर क्यों FIR करी। कितने समय से अंदर है? वो करीब एक महीना 1.25 महीना हो गया है। तो क्या उसको पुलिस ने भेजा झगड़ा करने के लिए? किस वजह से उसका नाम आया? तो वही पुलिस से पूछना है कि उसको किसने बाहर कहा था पुलिस। तो आप लोगों ने किसी पुलिस अधिकारी को बताया नहीं कि वो जेल में है? बताया था, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारा बच्चा जेल में है, लेकिन कोई हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हम लोग इतने परेशान हो गए थे, हम लोगों ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि भाई हम लोग नहीं लड़ाई झगड़े में। हमारा बच्चा घर में काम कर रहा था, वो बच्चे को घर में से लेके गए, उसका तो कोई नाम ही नहीं था छोटे बच्चे का, उसको भी घर में से उठा के ले गए। हालांकि तीनों आदतन अपराधी हैं। शहबाज के खिलाफ महाराष्ट्र के अकोला में हत्या और मध्य प्रदेश के सेंधवा में 5 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फकरू के खिलाफ 2 और रऊफ के खिलाफ 4 से अधिक मामले दर्ज हैं। दंगों का ये दर्द 16 साल के शिवम पर भारी है। 17 तारीख को धार जिले में बहन की शादी थी। मामा के घर पढ़ाई कर रहा शिवम आरती से घर लौट रहा था, तभी दंगाइयों के पत्थरों ने उसे वेंटिलेटर पर सुला दिया। इंदौर के अस्पताल में भर्ती है। सरकार इलाज का पूरा खर्च उठा रही है। मेरा छोरा भी खरगोन में पढ़ रहा था 3 साल से, और यहाँ आने वाले थे, तो वो जुलूस में रुक गए कि जुलूस देख के आएंगे। न घर में बैठा हुआ था, घर में से पत्थरबाजी हुई, न सिर में चोट आई, पूरे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा छोरा जल्दी आ जाए। मेरे अभी बड़ी वाली गुड़िया की 17 अप्रैल रविवार के दिन शादी थी। वो बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण मेरी शादी रद्द कर दी, आगे बढ़ा दी शादी। बुधवार को हमने उन परिवारों का दर्द दिखाया था जिनके घर दंगाइयों ने जला दिए। सरकार ने उन घरों को बनाने के लिए पूरा खर्च उठाने की बात कही है। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, छोटे छोटे मकान, घर जला दिए। अब बताइए ऐसे लोग जिन्हें घर जलाया उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी भी जात पात उपासना धर्म किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हाँ, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। वाकई पुलिस अधिकारियों के लिए सब बराबर थे। खरगोन के सोहेल को 15-20 दंगाई पीटने लगे। जब पुलिस आई तो उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। पुलिस वालों ने जान बचाई, उसे अस्पताल पहुंचाया। फरसिया और लटो की मारना चालू कर दी। उसके बाद मेरे को क्या हुआ मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं तो बेहोश हो गया। फिर कुछ पुलिस कर्मचारी आए, अब 1 से 2 थे, मेरे को नहीं इतना मालूम है। बाकी मेरे को हाथ मेरा खंधे पे डाला और लेके चले गए अस्पताल में, भर्ती कर दिया। सुबह से काम पे गया था, 500-600 रुपये कमाता हूँ, सुबह से आता हूँ। और बस कैसे हो आप? अभी ये है कि चक्कर वक्कर आ रहे, खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, घर वाले बेचारे रो रहे हैं। किसी को जेल से ही दंगों का आरोपी बना दिया गया तो कथित तौर पर किसी का घर बगैर नोटिस के ढहा दिया गया। फिर भी सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिन्हें ज़मीनी हकीकत पता है उनके लिए ये लतीफ़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं प्रशासन में, पुलिस में, जिनको देखकर भरोसा तो जगता ही है। बड़वानी से मुनाफ, धार से अमीन, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा में एनबीसीसी ने एक निजी बिल्डर के साथ मिलकर 2010 में 1300 फ्लैट्स बनाए।
लॉटरी सिस्टम के जरिए लोगों को 2015 में फ्लैट्स अलॉट किए गए, लेकिन ये आज हाउसिंग सोसाइटी उजड़ी हुई है। क्या वजह है इसकी पड़ताल करते हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। एनबीसीसी टाउनशिप में 2010 में चंद्रकला नेहटा ने बुकिंग करवाई और 2015 में फ्लैट मिला, लेकिन हर महीने करीब 2300 रुपए मेंटेनेंस चार्ज देने के बावजूद सोसाइटी के फ्लैट्स रख रखाव न होने से जर्जर हो रहे हैं। चंद्रकला के हाथों में सैकड़ों पन्नों की शिकायतें हैं जो दर्जनों विभागों में दे चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मैंने यूपी पॉल्यूशन बोर्ड, डीएम और पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट, जो जिनके अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, और एनबीसीसी, सीवीसी में जो हमारा 32 लाख का जो हमारा ट्रांसफार्मर पैसा यूटिलाइज किया गया वो इलीगल है। ऑन ऑफ रिकॉर्ड ये बोलते हैं वो कि हमने गलत किया ये काम, लेकिन आज तक उसका कोई हमारे को सॉल्यूशन नहीं दिया। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर ये सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी की टाउनशिप है। 2010 में इस तरह के ब्रोशर के जरिए लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए, लेकिन 7 साल में ही फ्लैट्स का अब ये हाल हो गया है। सोसाइटी का एसटीपी प्लांट खराब है, लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है। सुविधाओं की कमी के चलते 1300 फ्लैट्स में से बस 300 फ्लैट्स में ही लोग रहते हैं, बाकी खाली पड़े हैं। पानी का यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड वाटर सप्लाई है, ये वाटर पोर्टेबल नहीं है। इट इज हेल्थ हैजार्ड। तो हम लोगों को सभी बाहर से पानी परचेज करके, इतनी बड़ी टाउनशिप में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। डायरेक्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी नॉन फंक्शनल है। अच्छा, वो भी ऐसे पड़ा, उसकी वजह से सीवर सब में ओवरफ्लो होता रहता है। अच्छा, और ये बिजली का सर क्या प्रॉब्लम है? बिजली का हम लोगों ने अप्लाई किया वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए, वो जबकि सिंगल पॉइंट कनेक्शन है जो कि हम लोग को बहुत कॉस्टली पड़ता है, वो मोनोपोली चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये अड़ंगा लगाते हैं और क्लियरेंस यहाँ से क्लियरेंस देते नहीं। एनबीसीसी का नाम देखकर तब नौकरी कर रहे बीके गुप्ता ने 26 लाख रुपए का फ्लैट बुक कराया था, लेकिन खस्ता हालत होने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद फ्लैट्स में रहना उनकी मजबूरी है। जो पैसे हमें रिटायरमेंट में मिले मैंने यहाँ लगा दिया, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अच्छा, मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हम लोगों को जो रिटायरमेंट के समय हम आईटीडीसी से रिटायर किया था और जो पैसे मिले थे तो हमने 22 लाख इसी में लगा दिया, फ्लैट में ही। सवाल तो उठता है ना। हमने इस मामले पर एनबीसीसी से बात करने की कोशिश की। सोसाइटी में एनबीसीसी के इंजीनियर कैमरा देखते ही भागने लगे, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने रोक लिया। और इनका रिस्पांसिबिलिटी किसकी है सर? आप जाएंगे नहीं, यू आर यंग फेलो, आप जाएंगे नहीं, यू आर ऑफिसर बीइंग ऑफिसर, यू आर स्टेइंग हियर। सर, इनकी जो भी शिकायतें हैं वो डे बाय डे हम सॉल्व कर रहे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं? बिल्डिंग की हालत आप देखिए इतनी ख़राब हो चुकी है, पीछे हम गए थे, मेंटेनेंस नहीं उसकी हो पा रही है। सर, आई एम एन ऑथराइज्ड पर्सन हेड ऑफिस की तरफ से, सर उसके बारे में मैं भी कोई वो नहीं बताना चाहता। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों के फ्रॉड और घटिया निर्माण सामग्री की अनेकों कहानियां हैं, लेकिन अगर एनबीसीसी जैसी कंपनी भी इस तरह का काम करे तो घर का सपना संजोए लोग कहां जाएंगे? ये कहानी है बिल्डर्स और सरकारी विभागों के मिलीभगत से। इस तरीके के बेचारे जो बायर्स हैं, जो जिंदगी भर पैसा कमाकर एक अदद आशियाने की तलाश में यहाँ पर आए, घर इन्होंने खरीदा, इतनी मोटी फाइल आप देखिए, शिकायत कर करके, मतलब घर लेने के बाद में भी इनके परेशानियों का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ। शिकायत करने के बावजूद इनसे हर महीने 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का मेंटेनेंस वसूलने के बावजूद आप देखिए ये कंडीशन है घरों की। ये आप सोचिए अगर कोई भगवान न करे कि उस तरीके का कोई हादसा हो, लेकिन बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब है और एनबीसीसी को तुरंत चाहिए कि इसका संज्ञान लेकर इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करवाए, वरना यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जान के ऊपर ये भारी पड़ सकता है। बागपत के खेखड़ा गांव से मनोज ठाकुर के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।